सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने जीवन में पूरे आनंद के साथ, जुनून के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना। यही उम्मीद के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे कि बिहार बोर्ड 2027 में अपने आप को एक प्रकार से तूफान बनाना है। क्या बनाना है? तूफान बनाना है ना। इसी प्रकार से सभी को खुशी करना है ना, घर परिवार को खुशी करना है, उसके नज़र में अच्छा बनना है, अच्छे मार्क्स ला करके, अच्छे नंबर ला करके, है ना। पूरे जुनूनियत के साथ पढ़ रहे होंगे, एकदम से अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम शुरू से ही क्लास को लेकर चलेंगे, पूरा A to Z क्लास को लेकर चलेंगे, सारे सब्जेक्ट की क्लास लेकर के चलेंगे। वैसा ही हम केमिस्ट्री के, बायोलॉजी का तो हमने समाप्त कर चुके हैं, केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय को लेकर के फिर से हाजिर हो गए हैं आप लोगों के बीच में, है ना। कभी हम आप लोगों के बीच में एकदम से समर्पित रूप से रहेंगे, है ना। आप भी बस हमारे बीच में समर्पित रूप से रहिए। देखिए कैसे 2027 में आगे कैसे होती है, ठीक है। बाकी सब कुछ हौसला तो अपने आप बन जाती है। एकदम से एनर्जी के साथ, जुनून के साथ क्लास में लगे रहिए। तो आइए, समय को देर नहीं करते हुए सीधे पॉइंट पर ही आ जाते हैं कि ये जो आज का क्लास है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, जो साइंस के केमिस्ट्री का है, ये अम्ल, क्षार और लवण, ये दूसरा टॉपिक बन जाती है ना। इससे भी कई प्रकार के सवाल देखने को मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक कई प्रकार के सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, है ना। तो उसी सारे सवाल के बारे में पूरे कंसेप्ट को आज सारे एक ही क्लास में, आज ही के क्लास में पढ़ लेंगे और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगले क्लास में इसको जानते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर सारे कंसेप्ट को समझते हैं। पहला है यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पर क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। इसको अम्ल, भस्म और लवण भी कहते हैं। क्षार को एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? भस्म, ठीक है। अम्ल, भस्म और लवण, या फिर अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके बारे में समझेंगे। एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है। यही है चैप्टर है, यही चैप्टर है जो कि चैप्टर दूसरा हो जाती है केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का द्वितीय चैप्टर हो जाती है। इसी के बारे में आज समझते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं आगे। अम्ल, क्षार, लवण जो कि चैप्टर क्या आ जाती है? ये दूसरा आ जाती है। ये गलती से टाइप हो गई है तीसरा चैप्टर, लेकिन ये दूसरा चैप्टर ही आती है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देना है आगे। अम्ल क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो अम्ल क्या है, तो अम्ल के बारे में आगे देखना है तो हम बता दें, है ना। आप लोग सिंपल रूप से परिभाषा पढ़ते आ रहे होंगे, 7, 8, 9 में पूरा ये पढ़ते आ रहे होंगे कि जो स्वाद में खट्टा लगे वही अम्ल है, जो स्वाद में कड़वा लगे वही क्षार है, और जो स्वाद में नमकीन लगे वही क्या है? लवण है। यही ना पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन हम इस परिभाषा को भी पढ़ेंगे, जो आप पढ़ते आ रहे होंगे इस परिभाषा को भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा अन्य इसके परिभाषा को भी पढ़ेंगे कि अम्ल केवल स्वाद में ही खट्टा होनी चाहिए कि और भी उसका कोई गुण है ना। इन सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे बातों को, क्योंकि इसी प्रकार से सवाल पूछी जाती है। समझ गए बातों को? तो स्वाद में खट्टा तो होती ही होती है, लेकिन अम्ल कहा किसको जाता है, क्षार किसको कहा जाता है, लवण किसको कहा जाता है, इन सभी के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि अम्ल कहते किसको है। इसके बारे में तो कुछ ऐसा पता चलती है, प्रतीत होती है। यानी कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी बीकर में, किसी भी सॉल्यूशन में घुल जाने के बाद हमें किसी भी सॉल्यूशन यदि ले लेते हैं तो इसमें घुलाते हैं, मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद इसमें हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। किसी भी विलयन में घुलने के बाद जब ये हाइड्रोजन आयन देता है तब हम उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। जैसे कि HCl को घुलाएंगे किसी भी विलयन में तो घुल करके क्या देगी? यहाँ पर हाइड्रोजन आयन देगी और क्लोरीन आयन देगी। तो हाइड्रोजन आयन जो दिया वही तो अम्ल कहलाया ना, है ना। ये जो HCl क्या कहलाया? अम्ल कहलाया। यानी कि किसी भी विलयन में घुल करके वो हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन। तो ये अम्ल कहलाते हैं। समझ गए बातों को? जैसे कि
H2O में घुला रहे हैं, H2O पानी है, पानी में हम क्या घुला रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या घुला रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl घुला रहे हैं। तो इसको घुलाएंगे इसमें, तो घुलाने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्लोरीन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है और क्लोराइड आयन का निर्माण होता है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन का निर्माण यदि हो रहा है तब हम समझ जाएंगे कि वो अम्ल है। जैसे कि कभी कभी हम H2SO4 में इसको घुलाते हैं जल में, तो घुलाने के बाद क्या देती है, इसमें भी देती है H2 आयन, SO4 2 आयन। ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, ये दोनों प्रकार की आयन यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस स्थिति में भी हम इसको क्या कहेंगे, अम्ल ही कहेंगे। समझ गए बातों को, ये भी अम्ल हो गया। समझ गए। जैसे कि देखिए अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है ना। बिल्कुल आप यही बात तो पढ़ते आ रहे होंगे ना कि जो स्वाद में खट्टा होता है, जलीय विलयन मिलाने के बाद, जैसे नींबू का रस स्वाद में खट्टा होता है तो वो अम्ल होते हैं। ठीक है, जैसे कि तथा जो जल में घुल करके कैसा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं या देते हैं तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और एक और चीज निकल के आ जाती है, एक लिटमस पत्र होती है। लिटमस पत्र होती है, कैसा रंग का होती है, नीला रंग का। क्या रहती है, नीला रंग का रहती है। तो इसको किस में बदल देते हैं, इसको नीला रंग हटा करके लाल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, लाल में। जब नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है तो वो भी अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करती है। अम्ल का जो जलीय विलयन रहता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, संचालन करती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये हम कैसे कह सकते हैं, तो जैसे देखिए अभी तुरंत बताते हैं कैसे संचालित होती है। यहाँ पर देखना है कि कोई एक बीकर लेंगे, बीकर में पहले जल डाला गया। क्या जल डाला गया, जल। H2O की मात्रा पहले से है, H2O की मात्रा पहले से है। इसमें हम अम्ल मिलाएं HCl, तो बताइए इसमें आयनों में टूट गई। किसमें टूट गई, आयनों में। और जब भी इसमें विद्युत धारा देंगे तो यही आयन की गति ना होगी विद्युत में, यही आयन की गति होगी इस जलीय विलयन में। यही आयन की गति होगी तो जिस प्रकार से कहलाएगा कि चार्ज की गति, आवेश की गति, और आवेश की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। समझ गए बातों को। तो कह सकते हैं कि अम्ल एक जलीय विलयन है जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। समझ गए बातों को। आप भी एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट ये है कि आप पानी ले लीजिएगा, पानी में कुछ क्या मिला दीजिएगा, ऊपर से मिला दीजिएगा नींबू का रस। समझ गए, नींबू का रस मिला दीजिएगा, ये आसानी से मिल जाएंगे आपके घरों में, है ना। मिलाने के बाद उसमें विद्युत धारा दीजिएगा, एक तार से दूसरा तार से निकालिएगा तो उसमें विद्युत धारा जनरेट हो जाती है। आप बोलिएगा कि नॉर्मल पानी में भी होती है, नॉर्मल पानी में कुछ ना कुछ अम्लीय गुण मिला हुआ रहता है, तभी वो विद्युत धारा जनरेट हो रही है। समझ गए बातों को, बिल्कुल। आगे देखना है, जैसे कि HCl H2O में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं तो H+ और Cl- बनाते हैं। H+ बना तो ये अम्ल है। HNO3 है ना, HNO3 है ना, तो इसको इसमें जल में मिलाते हैं। किसमें, जल में मिलाते हैं तो H+ आयन दिया तो HNO3 भी क्या है, अम्ल है ना। इस प्रकार से बहुत प्रकार के अम्ल है ना। इसी प्रकार से अम्ल का हो गया ये परिभाषा। जैसे कि देखेंगे कुछ विषैले अम्ल जहरीले भी होते हैं। जैसे कि कुछ अम्ल विषैले या जहरीले होते हैं, तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन विषैले या जहरीले अम्ल हो सकते हैं, तो ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। कौन होते हैं, कार्बनिक अम्ल विषैले या जहरीले होते हैं, विषैले या जहरीले होते हैं। ध्यान में रखना इस चीज़ों को। कुछ अम्ल हानिकारक होता है जो चमड़े को जला देते हैं, यानी कि यदि चमड़े पर गिर जाएंगे, हाथ पर गिर जाएंगे तो उसको जला देंगे। क्या करेंगे, जला देंगे, जिसको एसिड जानते हैं। क्या जानते हैं, एसिड की एसिड फेंक दिया, फेंकने के बाद उसका चमड़ा जल गया, ऐसा बोला जाता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl ये सब क्या है, ये सब बड़े कठोर अम्ल है। क्या है, बड़े कठोर अम्ल है जो चमड़े को भी जला सकते हैं। समझ गए बातों को, बिल्कुल। आगे देखना है, कुछ अम्ल विस्फोटक भी होते हैं। कुछ अम्ल विस्फोटक भी होते हैं जिसके विस्फोट करने से आवाज़ निकलती है, समझे। जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, इसको विस्फोटक तत्व बनाने में यूज किया जाता है नाइट्रिक अम्ल को। समझ गए बातों को। अब आगे कंसेप्ट आता है कि स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार। पहले उसे पढ़ेंगे, अम्लों का प्रकार। कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, टाइप्स ऑफ
एसिड्स। कितने प्रकार के अम्ल होते हैं तो जानेंगे, स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो देखेंगे, प्राकृतिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, है ना, इसको कहा जाता है प्राकृतिक अम्ल। यानी कि प्राकृतिक अम्ल वे है जो हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, उसे मानव द्वारा प्रयोगशाला में, लैब में नहीं बनाया जा सकता है। समझ गए बातों को? प्राकृतिक अम्ल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। समझ गए? उसी को हम कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से, प्राकृतिक रूप से हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे पौधों से एवं जीव जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, जीव जंतु से भी, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, इत्यादि से प्राप्त किया जाता है, वे प्राकृतिक अम्ल कहलाती है। जैसे कि प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, इस अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, इसीलिए थोड़ा ये जहरीले भी हो सकते हैं। समझ गए बातों को? आगे देखते हैं, देखेंगे कि प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं, किन किन अम्लों का हम यूज करते हैं प्राकृतिक अम्ल के रूप में। तो ये पूछा जाता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जंतु, कौन सा जंतु? चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में। कैसा चींटी में? लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे कहते हैं HCOOH। समझ गए बातों को? फिर होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, जो किसमें पाया जाता है? नींबू, संतरा, कच्चा अंगूर में। नींबू, संतरा और कच्चा अंगूर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान देना है। ये सब पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, कच्चा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इस प्रकार से जवाब देना। तो बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? घास में, दूध में, मूत्र में, अर्थात यूरिन में। समझ गए बातों को? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। फिर होता है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। ठीक है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। किसमें पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। किसमें पाया जाता है? इमली में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। किसमें? दही में। इस बातों को ध्यान में रखना है, ये सभी याद कर लेना है, क्योंकि ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इससे एक ना एक सवाल रह ही जाते हैं। ठीक है, याद कर लेना है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाए जाते हैं। समझ गए? इसी के कारण ही ना अमाशय में जो मौजूद कीटाणु आते हैं भोजन के द्वारा, उसको भक्षण करने में मदद करते हैं HCl के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। समझ गए बातों को? ये पता चल गया होगा किसमें कौन पाए जाते हैं, ये सभी अम्लों के बारे में ये पता चल गया होगा। अब आगे दूसरा नंबर पढ़ेंगे, दूसरा टाइप, अम्ल का दूसरा प्रकार। पहला प्रकार वही जाने थे जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। किसमें? प्राकृतिक में पाए जाते हैं और प्राकृतिक स्रोत से हम प्राप्त करते हैं। समझ गए? हमें लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। समझ गए? वही हम पढ़े थे। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं खनिज अम्ल, सिंथेटिक अम्ल, यानी कि जिन्हें लेबोरेटरी में बना सकते हैं, इन्हें हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं करते हैं, इन्हें हम लैब में बनाते हैं। जैसे कि कैसे बनाते हैं, इसको कहा जाता है मिनरल्स एसिड्स या सिंथेटिक एसिड। देखिए, वे अम्ल जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है, यानी कि कोई खनिज मिला करके, एक खनिज दो खनिज दोनों को मिला करके अम्ल तैयार करते हैं। समझ गए बातों को? एसिड तैयार करते हैं, वे खनिज अम्ल कहलाते हैं। समझ गए बातों को? चूंकि खनिज अम्लों को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक अम्ल नहीं कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? मैनमेड या सिंथेटिक अम्ल कहते हैं। यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया एसिड है, जिसे हम सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन्हें लैब में तैयार किया जाता है। कहाँ तैयार किया जाता है? लैब में। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राकृतिक अम्ल भी है, जो हमारे अमाशय में भी पाए जाते हैं। तो कुछ प्राकृतिक अम्ल ऐसे हैं जो प्रयोगशाला में भी बनते हैं। जैसे कि देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे अमाशय में भी पाया जाता था, जो अभी पढ़े थे प्राकृतिक अम्ल में, लेकिन इन्हें लैब में भी बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, इन्हें विस्फोटक अम्ल के नाम से जानते हैं, विस्फोटक अम्ल के नाम से जानते हैं, तो इन्हें भी लैब में बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? H2SO4, इन्हें भी लैब में बनाया जाता है।
फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, बोरिक अम्ल H3BO3, ये सभी लैब में बनाया जाता है। जैसे कि विभिन्न अम्लों का परिचय इसी का एग्जाम्पल के रूप में यहाँ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, यह पेट में पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। फिर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या, उर्वरक में विस्फोटक बनाने में क्या किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल उर्वरक में विस्फोटक बनाने के लिए, समझ गए, ऐसा प्रयोग किया जाता है। फिर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोबैक्टीरिया के रसायन के निर्माण में किया जाता है, समझ गए बातों को। ये सब कार में, बैटरी में यही सब सल्फ्यूरिक अम्ल ही डाला जाता है और किसी रसायन के उपयोग में किया जाता है। फिर फॉस्फोरिक अम्ल है H3PO4, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं खाद्य पदार्थों के उर्वरक में किया जाता है, यानी कि उर्वरक के रूप में करते हैं। खेतों में उर्वरक में जो डालते हैं ना फॉस्फोरिक अम्ल, वही यूज करते हैं। बोरिक अम्ल, इसका यूज करते हैं कीटनाशकों के रूप में, एंटीसेप्टिक्स और कांच के उत्पादन में उपयोग करते हैं, किसका, बोरिक अम्ल का, ठीक है। तो इतने अम्ल का यूज कहाँ कहाँ हुआ, तो ये भी याद कर लेना है, समझ गए बातों को, एग्जाम में सवाल बन सकती है, ठीक है। ज़्यादा नहीं याद करने के लिए बोले, ये वाला कर लीजिएगा याद, क्योंकि ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सारा सवाल बनती है। ये वाला देखिएगा, पूछा जाता है, अम्ल से 1-2 सवाल रह ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो यही सब देते हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही सब रहती है। फिर आ जाता है प्रबलता के आधार पर अम्ल का प्रकार। प्रबलता समझते हैं, कौन अम्ल ज्यादा कठोर है, कौन अम्ल कम कठोर है। अब ये अम्ल कठोर और मजबूत से क्या मतलब हो जाता है, कठोर और कमजोर से क्या फर्क हो जाता है, तो कठोर का मतलब होता है कि कौन सा अम्ल ज्यादा प्रभावी है, कौन सा अम्ल कम प्रभावी है, कौन सा अम्ल किसी स्किन पर गिराएंगे तो तुरंत जल जाएगा स्किन, यानी कि स्किन को जलाने में बड़ा माहिर रहेगा वो अम्ल, और कौन सा अम्ल है जो कमजोर है, कितनों भी स्किन पर गिरा देंगे तो वो जलेगा नहीं, समझ गए, यानी कि वो कमजोर है, क्या है, कमजोर है। इसीलिए कहा जाता है एक को स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा कहा जाता है वीक एसिड, ठीक है। तो आगे समझेंगे, पहला होता है प्रबल अम्ल जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाना जाता है, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल या वीक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल। वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, जो अधिक संख्या में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि किसी भी जार में यदि मिलाते हैं, किसी भी जार में मिलाते हैं, HCl को मिलाते हैं, तो ये अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन क्या देते हैं, ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में जब देने लगे तब कहलाता है, जब हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में मिलकर के अधिक संख्या में देने लगे तब उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे अधिक संख्या में क्या दे, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, बिल्कुल इस बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 है ना, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी, ये जैसे कि हो गया नाइट्रिक अम्ल, हो गया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी अम्ल प्रबल अम्ल के गिनती में आते हैं, समझ गए बातों को, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक होते हैं दुर्बल अम्ल, है ना, वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, कम मात्रा में देते हैं, समझ गए, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, और क्या है, ऑक्जैलिक अम्ल, ये सभी क्या है, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, हो गया, यही हो गया अम्ल के प्रकार में प्रबलता के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इसके बारे में समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आगे समझते हैं सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार। सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार समझेंगे कि सांद्रता के आधार क्या है। सांद्रता का मतलब होता है किसी भी पानी में मिलाएंगे तो कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा गाढ़ा में मिलेगा, गाढ़ा मतलब समझते होंगे, है ना, गाढ़ा मतलब होता है मोटा में कौन मिलेगा, और एक पतला में क्या होता है, पतला। तो गाढ़े वाले को कहा जाता है सांद्र, क्या कहा जाता है, सांद्र कहा जाता है, और पतले वाले को कहा जाता है तनु, क्या कहता है, तनु, यानी कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, समझ गए बातों को, यही हो जाता है। सांद्र अम्ल यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें अम्ल अधिक होता है, मात्रा में होती है, जबकि जल अल्प मात्रा में होती है। पानी कम मात्रा में, अम्ल ज्यादा मात्रा में, तो गाढ़ा ज्यादा रहेगी, है ना, इसलिए कहेंगे इसको सांद्र अम्ल। तनु अम्ल उसी को कहेंगे जिसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड, इसमें अम्ल अल्प मात्रा में, एसिड कम मात्रा में और पानी ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो वो कौन सा अम्ल हो जाते हैं, जबकि जल अधिक मात्रा में रहते हैं, वो कौन सा अम्ल हो जाते हैं। जल्दी से आप लोग एक बात को कमेंट करके बताइएगा कि
शरबत, शरबत जो हम पीते हैं, शरबत में कुछ नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं और पानी डालते हैं। बताइए ये कौन सा अम्ल का उदाहरण है? तनु अम्ल का उदाहरण है या सांद्र अम्ल का उदाहरण है? जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना आपका काम है ना। उसमें कितना क्या मिलाते हैं आप बताइए, उसमें कौन सा अम्ल का उदाहरण है? ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब देना है आपको। फिर है क्षार या भस्म आ जाती है, दूसरा टॉपिक आ जाते हैं क्षार या भस्म, जिसको बेस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है तो इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में समझते हैं तो क्या यहाँ पर पता चलती है? यहाँ पर पता चलती है कि क्षार वह पदार्थ है, पहले यहाँ पर समझ जाना है कि एक बीकर में लेंगे। ठीक है, बीकर में इसमें भी जल की मात्रा ले लेंगे कुछ। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जो विलयन में घुल करके H+ आयन नहीं बल्कि OH- आयन दे। क्या दे? OH- आयन दे। तो OH- आयन ही कहलाता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये सभी दे, तो ये सभी विलयन में घुल करके जब देने लगे तब हम कहते हैं उसे क्षार या भस्म कहते हैं। ठीक है, और ये तो पता ही होगा स्वाद में क्या होते हैं? कड़वा होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वा होते हैं। ठीक है, और लेकिन विलयन में घुल करके OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दे, वही क्षार कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। वो क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, होता है तथा जल के साथ घुलकर वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH आयन देता है। ये क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और क्षार क्या करता है? जब लाल रंग का कोई लिटमस होता है, ये लिटमस क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, लाल रंग का जब कोई लिटमस है तो इसका कलर कैसा कर देता है? इसका कलर कर देता है ब्लू कर देता है। क्या कर देता है? इसका कलर ब्लू कर देता है। समझे, इसको नीले रंग में बदल देती है, ऐसा होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। समझे बातों को? वही क्षार कहलाते हैं। जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? क्षार है। कैसे? क्योंकि ये जब जल में मिलते हैं ना तो सोडियम आयन और OH आयन दोनों देते हैं। ये भी जल में मिलते हैं तो क्या देते हैं? पोटेशियम आयन और OH आयन दोनों देते हैं। समझ गए बातों को? तो जब OH आयन देने लगे, हाइड्रोक्साइड आयन देने लगे, तो क्या कहलाएगा? वो क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। इतना ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, क्षार के प्रकार है। तो क्षार के प्रकार क्या है उसके बारे में समझते हैं। कितने प्रकार के क्षार होते हैं, क्या है क्षार के प्रकार, तो समझेंगे। क्षार के पहले प्रबलता के आधार पर समझेंगे। क्षार यानी कि क्षार के प्रकार हम समझते हैं कि किसी भी विलयन में जब OH की मात्रा अधिक देने लगे, क्या देने लगे? OH की मात्रा अधिक देने लगे, तो वो कहलाती है प्रबल क्षार। क्या कहलाती है? प्रबल क्षार। जैसे प्रबल अम्ल समझे थे कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है तो प्रबल अम्ल, और प्रबल क्षार में जब OH की मात्रा अधिक होती है तो प्रबल क्षार कहलाती है ना। जैसे कि NaOH और KOH, ये सब क्या है? प्रबल क्षार है, क्योंकि इसमें OH मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसमें OH ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा देते हैं OH की मात्रा। ठीक है, इसीलिए प्रबल क्षार हो गए किसी विलयन में घुल करके। जैसे कि बोल सकते हैं कि वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर के अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन देते हैं, प्रदान करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में अंतर स्पष्ट करें, तो सीधा एक या दो अंतर बता दीजिएगा, है ना। प्रबल क्षार जल में घुल करके OH आयन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, दुर्बल क्षार जल में घुल करके OH आयन कम प्रोड्यूस करते हैं। यही देखना है, बताना है कि दुर्बल क्षार क्या है? वीक बेस, जिसको कहते हैं वे क्षार जिसका जलीय विलयन जल में आयनित होकर अल्प संख्या में यानी कि कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे कि NH4 यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी दुर्बल क्षार है। ठीक है, और एक आ जाते हैं इसके बाद, फिर क्षार के बाद आ जाते हैं अल्कली। अल्कली मतलब समझते हैं? अल्कली एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में घुलने के बाद, अल्कली जो है जल में घुलनशील क्षार को अल्कली कहते हैं। जब जल जानते हैं, जल H2O में जब क्षार घुल जाएगी, क्या घुल जाएगी?
क्षार, तो उसको कहेंगे अल्कली में, क्या कहेंगे? अल्कली। जैसे कि NaOH अल्कली है, KOH अल्कली है, MgNOH2 अल्कली है। तो ये भी क्षार का ही रूप है, ये भी क्षार का ही रूप है, लेकिन ये जल में घुल सकती है, जल में घुल सकती है। तो जो जो क्षार जल में घुल सकती है तो वो सभी क्या है? अल्कली है। क्या है? अल्कली है। ध्यान देना इस बातों को। आगे देखते हैं लवण या साल्ट, अगला आया कंसेप्ट। ये क्या है इसमें समझते हैं तो पता चलता है लवण अम्ल और क्षार किसका किसका? अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यानी कि जब एसिड और क्या बेस ये दोनों मिला देते हैं तो क्या बनते हैं? ये लवण बनते हैं। किसकी मात्रा बनते हैं? लवण। जब अम्ल और क्षार दोनों मिलाते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं? ये जल बनाते हैं। समझ गए बातों को? तो यही हो गया ए लवण। तो लवण का निर्माण कैसे होती है? अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से। तो ऐसा बोल सकते हैं जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं तो वो लवण कहलाता है। जैसे कि NaCl एक लवण है, NaCl जिसको हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं तो ये लवण है। ठीक है, KCl ये भी साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक प्रकार का लवण है। ठीक है, इतना पता होगा। लवण के प्रकार क्या हो सकते हैं तो इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। तो आते हैं सामान्य लवण, फिर और भी कहलाते हैं सामान्य लवण, और भी क्या होता है तो हो जाते हैं अम्लीय लवण, फिर क्षारीय लवण। ठीक है, सामान्य लवण में यही समझेंगे जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करते हैं। मतलब समझे, प्रबल अम्ल यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दोनों प्रबल, दोनों मजबूत रहते हैं, एसिड और बेस दोनों मजबूत रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं? मजबूत रहते हैं, और एक अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तो ये कहलाते हैं सामान्य लवण। क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। तो सामान्य लवण का निर्माण कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिल करके सामान्य लवण का निर्माण होती है। जैसा कि देख सकते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अभिक्रिया से क्या अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को पूर्णतः उदासीनकरण कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और उदासीन करके इसका प्रभाव इस पर दिखने लगता है, इसका प्रभाव इस पर दिखने लगता है। सब एक है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, इसीलिए एक दूसरे पर उदासीन कर देते हैं। क्या हो जाते हैं? ये भी उदास, ये भी उदास, है ना, उदासीन हो जाते हैं, कोई किसी पर प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस यानी उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, उसे ही हम सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि NaCl ये सब सामान्य लवण है। समझे, KCl सामान्य लवण है, Na2SO4 सामान्य लवण है, CaSO4 है ना, कैल्शियम सल्फेट, ये सब सामान्य लवण है। ठीक है, जैसे कि बोला जा सकता है साधारण नमक KCl, पोटेशियम क्लोराइड Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो ये सभी क्या है? ये सभी सामान्य लवण है, ये सभी सामान्य लवण का उदाहरण है। समझ गए बातों को? सामान्य लवण में याद रखिएगा कि दोनों एकासेक रहेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एसिड भी और बेस भी। अब दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जब मिलेंगे तो सामान्य लवण का निर्माण होगी। ठीक है, फिर आगे पूछा जाएगा अम्लीय लवण क्या है? अम्लीय लवण उसको कहते हैं जिसमें अम्ल स्ट्रॉन्ग हो लेकिन क्षार स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अम्ल स्ट्रॉन्ग हो क्षार स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो बताओ किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, अम्ल का कि क्षार का? बिल्कुल आप बोलिएगा कि अम्ल का ही प्रभाव ज्यादा रहेगी, क्योंकि अम्ल स्ट्रॉन्ग है। जब अम्ल स्ट्रॉन्ग है तो अम्ल का प्रभाव ज्यादा रहेगी, इसीलिए उसी के नाम से जाना जाएगा। समझ गए? जैसे आपके भी परिवार में, आपके भी घर में किसी एक व्यक्ति का ज्यादा वैल्यू होता होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का ज्यादा वैल्यू होता होगा उसी व्यक्ति के नाम से सबको बुलाया जाता है कि उसका मम्मी, उसका पापा, उसका दीदी, उसका भैया, है ना, उसी व्यक्ति के नाम से पुकारा जाता होगा, क्योंकि उसका प्रभाव कुछ ज्यादा है। उसी प्रकार से अम्लीय लवण में बोल सकते हैं कि जब अम्ल की मात्रा ज्यादा, अम्ल की मात्रा ज्यादा नहीं, अम्ल का स्ट्रॉन्ग होना, अम्ल का प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब भाग लेते हैं, वे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। समझ गए बातों को? या फिर वो भी हो सकता है कि हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं तो अम्लीय लवण कहलाते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अम्ल ज्यादा और नहीं, अम्ल प्रबल और क्षार दुर्बल हो सकता है। फिर आगे इसमें बोलेंगे H2SO4 NaOH और NaHSO4। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि देख सकते हैं ये दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्षार है।
अम्ल और क्षार है, ठीक है, NaOH क्षार है, दोनों मिलता है तो NaHSO4 क्या बनाता है, लवण बनाती है और जल का निर्माण करती है। हम बताए थे ना, जब अम्ल और क्षार मिलती है तो लवण और जल बनाती है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अम्ल मिला है, अम्ल मिलकर के क्षार मिला है, ये क्षार है क्योंकि OH आयन है, इसमें केवल H आयन है ना, तो ये देती है तो क्या बनती है KHSO4, जिसमें SO4 लग गया वो क्या हो गया, लवण हो गया, क्या हो गया, लवण हो गया, सल्फेट एक लवण के रूप में, जैसे H2SO4 H2O बन जाती है। फिर क्षारीय लवण क्या कहलाती है, बेसिक साल्ट, वे लवण जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन ज्यादा हो। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसको भी बोल सकते हैं प्रबल क्षार रहेगा और दुर्बल अम्ल रहेगी, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल, तो प्रबल क्षार का वैल्यू ज्यादा होगी दुर्बल अम्ल पर, इसलिए प्रबल क्षार के नाम से इसको जाना जाएगा। और इसे भी बोल सकते हैं OH आयन ज्यादा उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे कि PbOH का होल ट्वाइस HNO3 ये मिलता है तो क्या बनता है, PbOH का OHNO3, देखिए OH इसमें भी पाया जा रहा है। प्रबल क्षार, ये देखिए क्या है, क्षार का मात्रा है, OH इधर भी है, MgOHCl, फिर क्या है BaOHCl मिल रहा है ना, ये सभी क्या है, प्रबल क्षार है, ये सब क्या है, प्रबल क्षार है। समझ गए बातों को। फिर आगे देखते हैं, प्रबल क्षार के रूप में जिसे क्षारीय लवण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आगे देखना, सूचक क्या होता है, सूचक जिसको कहते हैं इंडिकेटर्स, सूचक ये पूछा जाता है, सूचक क्या होता है। सूचक एक ऐसा पदार्थ है या यंत्र के रूप में है जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि ये पदार्थ क्षार है, ये पदार्थ अम्ल है। बताइए, यदि बोला जाएगी कि स्वाद में के आधार पर, स्वाद में कोई खट्टा है कोई कड़वा है ना, इस आधार पर हम लगा दें कि कोई क्षार है या अम्ल है, तो क्या हमको चख के देखना पड़ेगा ना, बिल्कुल चख के देखना पड़ेगा कौन स्वाद में खट्टा है कौन स्वाद में कड़वा है, तब हम पता लगा पाएंगे अम्ल की क्षार है। और उसी चखने के दौरान यदि कभी कोई जहर निकल गया तो आप चखते चखते पार हो जाइएगा और ऊपर में जाके बताइएगा कि वो क्षार था। समझ रहे हैं बातों को, कैसी बात हो जाती है। तो जब हम ऐसा करके नहीं बता सकते तो हम कुछ हम क्या प्रयोग करेंगे, किसी विलयन में हम डालेंगे, उसको डालने के बाद जब OH आयन दे तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, जब हाइड्रोजन आयन दे तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। बिल्कुल ध्यान देना है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। समझे बातों को, किसी विलयन में अम्ल या क्षार है कि नहीं है उसका पता लगाते हैं, वही सूचक कहलाते हैं, ठीक है। इनके रंग में परिवर्तन अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलता रहता है। जब अम्ल रहता है तो इसका कलर कुछ और हो जाता है, क्षार रहता है तो उसका कलर कुछ और हो जाता है, यही सूचक बताता है। जैसे कि एक विलयन ले लेंगे, विलयन में बहुत प्रकार के विलयन मिला हुआ, पता नहीं चल रहा है कि ये अम्ल है कि क्षार है, ये हम नहीं बता पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, एक इंडिकेटर लेंगे सूचक के रूप में, जिसको कहा जाएगा लिटमस पत्र। क्या कहेगा, लिटमस पत्र। उस लिटमस पत्र को डुबा कर देखेंगे, लाल वाला लिटमस पत्र लेंगे, एक नीला वाला लेंगे, लाल वाला को डुबा कर देखेंगे, लाल वाला का कलर यदि नीला हो गया तो समझ जाएंगे कि लाल वाला का कलर नीला हो गया तो यानी कि वो क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। यदि नीला वाला डुबा के देखेंगे, नीला वाला का कलर लाल हो गया तो समझ जाएंगे कि वो अम्ल है। क्या है, अम्ल है। तो इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है सूचक के द्वारा, है ना। सूचक इसी को इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी कि सूचक किसी भी विलयन में अम्ल या क्षार का स्थिति का पता लगाता है, इसमें रंग परिवर्तन करता है, लाल को नीला, नीला को लाल करता है सूचक को, है ना, उसी को कहा जाता है सूचक। सूचक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार से सूचक होते हैं। हमारे प्राकृतिक रूप में भी सूचक पाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। एक होते हैं मानव निर्मित सूचक, तो जो मानव खुद बनाया और बना करके पता लगाता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। समझ गए बातों को। तो एक मानव निर्मित सूचक होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक होते हैं, जो प्राकृतिक वस्तुओं से हम पता लगाते हैं, है ना। जैसे कि वैसे सूचक जो बहुत प्रकार के, वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु स्रोतों के आधार पर सूचक को दो प्रकार से हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक। समझ गए बातों को। इसको बोल सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। इसी प्रकार से हो सकता है। प्राकृतिक सूचक के बारे में यदि देखें, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, तो ये पता चलता है कि वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इन्हें हम हाथों द्वारा नहीं बनाते हैं, प्राकृतिक स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं लिटमस, है ना, फिर क्या है हल्दी हो गया, और क्या है चाइना रोज, और क्या है लौंग है, और क्या है लाल है, लाल गोभी, क्या है लाल गोभी, ये सभी क्या है सूचक है। लिटमस क्या है, लिटमस के बारे में बता दें
तो लिटमस के बारे में पहले बता देते हैं, फिर हल्दी बताते हैं, फिर चाइना रोज मतलब चाइना का गुलाब, चीन का गुलाब, वो भी सूचक के रूप में, लौंग सूचक के रूप में, लाल गोभी ये भी सूचक के रूप में। प्रत्येक के बारे में समझेंगे, इसमें हर एक के बारे में यहाँ पर समझना है, सब के बारे में। पहले लिटमस के बारे में जानना है, किसके बारे में, लिटमस के बारे में। लिटमस को बता दें कि ये एक प्रकार के बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। जो किससे बनती है लिटमस पत्र, ये बनती है, ये लिटमस बनती है बैगनी रंग का होता है। ये बनती है किससे, ये बनती है लाइकेन से। किससे, लाइकेन से। ये लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है, ये समुद्र में पाया जाता है। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक प्रकार के एक ऐसा पौधा के रूप में है जो कवक और शैवाल, कौन कौन, कवक और शैवाल, शैवाल ये दोनों मिलकर बना है। कवक और शैवाल दोनों मिलकर बना है, वही लाइकेन का रूप है। ठीक है, जैसे कि अभी बता दे, इन लाइकेन से मिलकर, लाइकेन के रस से ही बनती है लिटमस पत्र। क्या बनती है, लिटमस बनती है, उसी से पता लगाते हैं। जैसे कि आगे दिखाते हैं आपको लाइकेन, लाइकेन दिखाते हैं। आप देखिए यही लाइकेन है, ये क्या है, ये लाइकेन है। ठीक है, और ये लाइकेन के रूप में है। देखिए कैसे पेड़ में लग गया है छाल के रूप में। ये इसको लाया जाता है, ला करके इसको लिटमस बनाया जाता है, और जो कि बैगनी रंग का है। समझ गए बातों को। तो लाइकेन के बारे में पता चला कि लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर के एक सहजीवी संबंध बनाता है, और सहजीवी संबंध बनाकर लाइकेन बनाता है, और इसी लाइकेन को हम यूज करते हैं लिटमस के रूप में। ठीक है, सूचक के रूप में। लिटमस बैगनी रंग का एक सूचक है, यह बैगनी रंग का एक सूचक होता है। ठीक है, जो थाइलोफाइटा समूह के लाइकेन से बनता है। लाइकेन क्या है, पादप जगत का थाइलोफाइटा समूह का है, जिसके पत्तियां, जड़, तना का कोई पता नहीं चलता है। कौन पत्तियां, कौन जड़ है, कौन तना है, कुछ नहीं पता चलता है, सब एक जैसा देखने में लगता है। ठीक है, वो लाइकेन कहलाता है। तो लाइकेन किससे बना हुआ, थाइलोफाइटा समूह का के लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। किसको, लिटमस को। और निकाल करके लिटमस विलयन ना तो लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। और ये ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जब निकाला जाता है ना तो इसमें अम्ल और क्षारीय नहीं होता है, तब यह इसका रंग बैगनी होता है। कैसा होता है, इसका रंग बैगनी होता है। इसके रंग में को पेपर पर डाला जाता है। किस पर, पेपर पर लिए जाते हैं, पेपर पर ले लिया जाता है। कैसा पेपर पर, इस पेपर पर, ऐसा पेपर पर ले लिया जाता है इसके रंग को। ठीक है, पेपर पर लगा लिया जाता है। इसमें दो कलर डिसाइड हो जाते हैं, पेपर पर लिया जाता है, जिन्हें लिटमस पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। और इसी पेपर के द्वारा हम पता लगाते हैं क्या, अम्ल है कि क्षार है। जब डुबाते हैं तो नीला लाल हो जाता है, तो क्या कहलाता है, अम्ल। जब लाल वाला नीला हो जाता है तो क्या कहलाता है, क्षार। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा होती है। समझ गए बातों को। यही था लिटमस। तो पूछा जाता है कि लिटमस क्या है, तो क्या बताओगे। लिटमस बैगनी रंग का एक सूचक रंग होता है, जो थाइलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैगनी होता है। ठीक है, इस रंग का पेपर पर लिया जाता है, जिन्हें लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर बता देना है। ठीक है, यहाँ पर देखना है लिटमस पत्र क्या है, लिटमस पत्र के बारे में, यानी कि पेपर के बारे में। इसमें देखेंगे लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, एक नीला और लाल बनाया जाता है। नीला और लाल दो रंगों में इसको ढाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, अम्ल नीली लिटमस को पत्र को क्या कर देता है, लाल। एसिड क्या करता है, नीला रंग का रहता है, तो इसको क्या कर देता है, लाल में बदल देता है। और जबकि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो बताइए, अम्ल और क्षार का पता लगाने में ये क्या लिटमस सूचक का प्रयोग किए कि नहीं किए, बिल्कुल किए। अम्ल क्षार का पता लगाने में लिटमस पत्र का प्रयोग हम जरूर किए। समझे बातों को, क्योंकि इसको हम चेक कर नहीं पता कर पाएंगे कि वो अम्ल है कि क्षार है, क्योंकि उसमें जहर भी हो सकती है। समझ गए बातों को, बिल्कुल ऐसा देख सकते हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, नीला को लाल कौन करता है, लाल को नीला कौन करता है। तो इसका एक ट्रिक है, जैसे कि क्या है, इसमें ऐसे याद रखना है, अनिल, क्या याद रखना, अनिल, फिर है छलनी, अनिल छलनी, अनिल छलनी। छलनी जानते हैं ना, जो कढ़ाई में भुजिया भूंजा जाता है उसको छलनी कहते हैं, है ना, बिल्कुल। अनिल छलनी याद रखना, अनिल छलनी। आ से क्या हो जाता है, एसिड,
ठीक है। नी से नीला को लाल में कर देता है, नीला को लाल में। छा से क्षार हो जाता है, तो लाल को किस में कर देता है, नीला में। किसमें, नीला में। बिल्कुल। अनिल छलनी याद रखना है, बिल्कुल ठीक याद हो जाएगा। अनिल की छोलनी, अनिल की छोलनी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हो गया, आसान ट्रिक याद रखने का। बिल्कुल। अब आगे देखना है हल्दी क्या, हल्दी भी एक प्रकार का, हल्दी तो प्राकृतिक स्रोत है जो पौधों से प्राप्त होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का सूचक है। क्या है, सूचक है। तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो हल्दी भी एक प्रकार का, एक प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, या पीला रंग का होता है। हल्दी क्या हरा रंग का देखे हैं, नहीं, पीला रंग की होती है। हल्दी पीला रंग का ही होता है। और क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफेद कपड़े पर सब्जी का दाग गिर जाता है ना, जब कभी सफेद कपड़ा रहता है उस पर सब्जी का दाग गिर जाता है, सब्जी का दाग, और वही कपड़ा को हम वॉशिंग पाउडर से पूरा धोते हैं, तो वह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो उस सब्जी का दाग जो गिरता है तो सब्जी में हल्दी रहती है, वही हल्दी लग जाता है कपड़ा में, और हल्दी लग गया। हल्दी लगने के कारण अब जब हम धोते हैं तो वॉशिंग पाउडर का यूज करते हैं, और वॉशिंग पाउडर क्या है, वो क्षार है ना, क्षार है वो। और वो क्षार जब जाता है तो क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल। तब पीला को क्या कर देता है, लाल में बदल देता है। वही बात बोल सकते हैं, लग जाता है। और जब उस समय उस पर साबुन का क्षारीय प्रकृति, साबुन से जब धोते हैं तो यह क्या हो जाता है, दाग भूरा या लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हल्दी से भी पता लगाया जा सकता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है। बिल्कुल। अम्ल के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। एसिड यदि डालेंगे ना, ये देखिए ये देखिए एसिड है, अम्ल है, नींबू का रस है, क्या है, अम्ल है। इसको यदि डालेंगे ना तो इसमें कोई परिवर्तन, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा हल्दी में। लेकिन जैसे ही वॉशिंग सोडा यानी कि ये वाला है ना, सर्फ एक्सल वाला, ये सब यदि डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। आप इसको घर में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। समझे बातों को। जब हल्दी में क्या डाला जाता है, वॉशिंग सोडा डाला जाता है, तो इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। समझ गए बातों को। तो ये कह सकते हैं कि जब क्षार यदि मिलाया जाएगा तो उसका कलर लाल कर देती है, तो वो हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है, यानी कि पता लगा सकता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है। बिल्कुल, है ना। यदि अम्ल मिलाएंगे तो कोई रंग नहीं बदलेगा, क्षार मिलाएंगे तो क्या रंग बदल जाएगा, लाल हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो हल्दी क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का सूचक है। समझ गए बातों को। हाँ, इस प्रकार से। फिर आगे देखते हैं कि बोला जाता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षार के साथ इसका रंग भूरा या लाल हो जाता है। समझ गए, ऐसा देखने को मिल सकता है हल्दी के साथ। फिर आगे क्या है, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी के बारे में जानना है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी एक होता था, तो क्या होता था, चाइनीज का एक चीज था जो यहाँ पर पढ़े थे अभी, चाइना रोज, चाइनीज गुलाब, वो भी काम करती है, वो भी सूचक के रूप में काम करती है। लौंग को भी पढ़ा जाता है, लौंग को भी क्षार और अम्ल का पता लगाने में किया जा सकता है। और एक लाल पत्ता गोभी है, तो लाल पत्ता गोभी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में उतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये लिटमस, हल्दी और लाल पत्ता गोभी ये जानना जरूरी है। देखते हैं क्या है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर है लाल पत्ता गोभी में, लाल पत्ता गोभी का रस भी एक प्राकृतिक सूचक के रूप में काम करती है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी के रस मूल रूप से बैगन का रस, बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी। इसका रस जब निकालते हैं ना तब बैगनी रंग का होता है। और लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल में मिलाते हैं तो वह लाल हो जाता है। क्या मिलाते हैं, लाल हो जाता है। यानी कि इसका रस जब निकालते हैं लाल पत्ता गोभी का, तो ये बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। और जब बैगनी रंग का होता है, इसको किस में मिलाते हैं, अम्ल में। किस में, अम्ल में मिलाते हैं, तो इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब क्षार में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं, क्षार में मिलाते हैं, तो इसका रंग कैसा होता है, ये हरे रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, हरे रंग का। तो लाल पत्ता गोभी के रस को क्षार में मिलाते हैं तो वह हरे रंग का हो जाता है। समझ गए बातों को। इस प्रकार से क्या था, लाल पत्ता गोभी वाला था। फिर आगे देखेंगे, गंधीय, सूंघने वाला सूचक, सूंघ के पता लगाएंगे कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, इसके साथ पता लगाएंगे। जैसे कि देखेंगे
कि सूंघने वाला भी कुछ सूचक है। प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे कि ऐसे पदार्थ गंधीय सूचक कहलाते हैं। सूंघ करके ही पता लगा सकते हैं कौन अम्ल कौन क्षार है। जैसे वनीला जो आइसक्रीम में मिलाया जाता है, और क्या है, प्याज है, लौंग है, ये सभी है। अब गंधीय सूचक के रूप में यदि देखा जाए तो कौन हो सकता है, प्याज का रस, इसका प्याज का रस। फिर वनीला हो सकता है, लौंग या तेल हो सकता है, लौंग का तेल। समझ गए बातों को। तो गंधीय सूचक के रूप में वनीला का रस, इसको अम्ल के साथ कैसा दिखता है, तीक्ष्ण गंध देता है। कैसा गंध देता है, तीक्ष्ण गंध। लेकिन क्षार के साथ कोई गंध नहीं देता है। समझ गए बातों को। प्याज का रस क्षार के साथ कोई गंध नहीं देता। मिला दीजिए क्षार के साथ, यानी कि वॉशिंग सोडा के साथ प्याज को मिलाइए, कोई गंध नहीं देगा, गंध देगा ही नहीं। लेकिन अम्ल के साथ मिलाइए तो तीक्ष्ण गंध देगा थोड़ा सा। वनीला आइसक्रीम वाला है ना, आइसक्रीम में मिलाया जाता है वनीला। इसका सामान्य गंध रहती है, इसमें सामान्य गंध अम्ल में रहती है, लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं देता है। जैसा अम्ल में रहता है वैसा गंध रहता है, लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं देता है। लौंग का तेल लेते तो समान गंध देता है, किसमें, अम्ल में, है ना, समान गंध, लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं देता है। तो इससे पता लगा सकते हैं कि ये भी गंधीय सूचक के रूप में हो सकता है। ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से 3 गंधीय सूचक का नाम लिखें। 3 गंधीय सूचक का नाम लिखें, तो तीनों का नाम लिखना है। ठीक है। और फिर ये भी पूछा जाएगा कि 3 गंधीय सूचक का नाम लिखें और अम्ल और क्षार के साथ इसके प्रभावों को भी लिखें। तो अम्ल और क्षार के साथ क्या इसका प्रभाव है, तो इसको पूरा लिखना है। ठीक है, पूरा लिखना है। हो गया, समझ गए, यही गंधीय सूचक हो जाता है। फिर आगे आ जाता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, जो सिंथेटिक इंडिकेटर। जो हाथ, ये तो वो सब पढ़ रहे थे प्राकृतिक, वो सब जो पढ़ रहे थे प्राकृतिक सूचक था। लेकिन अब वैसे सूचक को निर्माण करेंगे, वैसे सूचक के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बनाया गया, और वो अम्ल और क्षार का पता लगाता है। अम्ल और क्षार का पता लगाता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक में, सिंथेटिक सूचक में यही पढ़ेंगे जिन्हें प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। इन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जाता है। ये सूचक प्राकृतिक सूचक नहीं होते हैं, बल्कि क्योंकि इन्हें रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रयोगशालाओं में, कहाँ पर, प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। ठीक है, बनाए जाते हैं। उन्हें कृत्रिम या मानव निर्मित सूचक कहते हैं, या सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मेथिल ऑरेंज, इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है। फिनोप्थेलिन, इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है ना। इनका उपयोग अम्ल और क्षार के जांच के लिए किया जाता है। ये सभी मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन सूचक का उपयोग हम अम्ल और क्षार के जांच के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए हैं। जैसे फिनोप्थेलिन क्या है, तो फिनोप्थेलिन एक प्रकार का रंगहीन द्रव है। कैसा द्रव है, रंगहीन द्रव है। इसमें रंग नहीं होते हैं, कलर नहीं होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होते, रंगहीन द्रव है। इस जो क्षार में मिलाने पर फिनोप्थेलिन का रंग गुलाबी हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें क्या मिला देंगे, क्षार मिला देंगे, क्षार मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। यानी कि जब क्षार में मिलाते हैं फिनोप्थेलिन अम्ल को, यानी कि क्षार को मिलाते हैं फिनोप्थेलिन अम्ल में, तो इसका रंग गुलाबी देते हैं। लेकिन अम्ल में मिलाने पर फिनोप्थेलिन रंगहीन रहता है। एसिड में मिलाएंगे तो इसका कोई रंग नहीं बदलता है। एसिड में मिलाने पर कोई रंग नहीं बदलता है, लेकिन क्षार में मिलाने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इसको अभी फिनोप्थेलिन कहाँ मिलेगी, तो ये सब लेबोरेटरी में मिलती है, ऐसा मिलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक है मेथिल ऑरेंज। क्या है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। अब देखिए, मेथिल ऑरेंज एक नारंगी रंग का द्रव है। कैसा है, नारंगी रंग का द्रव है। मेथिल ऑरेंज का रंग क्षार में मिलाने पर पीला हो जाता है। अब देखिए, मेथिल ऑरेंज देखिए कैसा रंग हो जाता है, पीला। किसमें मिलाते हैं, क्षार में। किसमें, क्षार में देखिए बेस में मिलाते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है, पीला दिखता है। कैसा दिखता है, पीला दिख रहा होगा। लेकिन अम्ल में मिलाते हैं तो कैसा दिखता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल। अम्ल में मिलाने पर क्या हो जाता है, मेथिल ऑरेंज ये लाल हो जाते हैं। समझ में आया बातों को। और क्षार में मिलाने के बाद क्या हो जाते हैं, पीला हो जाते हैं। यही था मेथिल ऑरेंज के बारे में, समझे बातों को।
यानी कि मेथिल ऑरेंज को अम्ल में मिलाने पर लाल हो जाता है। बिल्कुल इतना ध्यान दे करके चलना है। अभी और भी है, अम्ल और क्षारों के साथ रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार का जो है रासायनिक गुण के बारे में समझते हैं, ठीक है। अभी प्रकार के बारे में उधर समझे थे, लेकिन उसके बाद सूचक पढ़े थे, अब हम समझते हैं रासायनिक गुण के बारे में। अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया पहले करते हैं, एसिड का धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल धातु के साथ संयोग कर क्या संगत धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। एसिड जो है धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस हवा में निकल जाती है। समझ गए बातों को। क्या क्या बनाते हैं, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर HCl है जिंक के साथ, ये धातु है, अभिक्रिया करते हैं तो जिंक क्लोराइड, जो क्लोराइड के रूप में है वो भी एक प्रकार का लवण है, और सल्फेट के रूप में वो भी लवण है। क्लोराइड के रूप में, सल्फेट के रूप में वो भी लवण है, ठीक है बातों को। तो जिंक क्लोराइड बनाए और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए, इसमें भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए। कौन, HCl सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो 2NaCl बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। H2SO4 जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट बनाते हैं और क्या, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। ऐसी होती है, जैसे उदाहरण में ऐसा देख सकते हो, ठीक है। फिर आगे समझते हैं हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे। बताइए अब हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे, हाइड्रोजन निकल रहा है ये कैसे पता लगाएंगे। आप ही यहाँ पर देख लीजिए जरा कि अम्ल में धातु को मिला देंगे तो जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन ही निकलेगी। यानी कि जो हम मिला रहे हैं अम्ल वही अम्ल है, जो अम्ल है तो और धातु में मिला रहे हैं ये तो पक्का पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यानी कि जब इसका पता लगा लिया जाए कि ये अम्ल है तो पक्का पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इतना से तो मालूम चल ही जाएगा। जैसे कि जब हम किसी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, इतना तो हम जानते ही हैं, जो अभी तुरंत पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक ऐसी जलती हुई माचिस की तीली को गैस के पास ले जाते हैं, माचिस की तीली को यहाँ पर गैस के पास ले जाते हैं तो क्या यहाँ पर जलने लगती है पोप ध्वनि के साथ। पोप ध्वनि मतलब समझते हो, चिट चिट कर आवाज़ करती है, चिट चिट कर आवाज़ करके जलने लगती है, तब हम कहते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। पॉप ध्वनि के साथ उत्पन्न करती है और पॉप ध्वनि यह बताती है कि वो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अम्ल ही था, वो एसिड ही था जो धातु के साथ मिलाए थे और मिलाने के बाद जो गैस निकला था वो क्या था, हाइड्रोजन गैस था। समझ गए बातों को। बिल्कुल ऐसा पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे, तो सीधा यही बातों को लिखिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा ध्यान में देखना है कि धातु कार्बोनेट, अब है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर अम्ल की अभिक्रिया है ना। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं। धातु का कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, चाक या संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी धातु का कार्बोनेट है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, HNO3 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फिर क्या है, ये सभी धातु का कार्बोनेट हो सकते हैं। इससे अम्ल सभी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रदान करते हैं। समझे बातों को। अम्ल जो है धातु का कार्बोनेट अम्ल के साथ, ये दोनों अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि धातु का कार्बोनेट, ये देखिए धातु है, कैल्शियम धातु है तो इसका कार्बोनेट है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जानते हैं। समझे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ये धातु का कार्बोनेट है, सोडियम एक धातु है तो धातु का कार्बोनेट है। और HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, ये सभी के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ये इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, लवण, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेंगे और जल रहेंगे। समझ गए बातों को। उसी प्रकार से सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे जो कि लवण के रूप में है, फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेंगे। समझ गए बातों को। उसी प्रकार से ऐसा एग्जाम्पल के रूप में हो सकती है। आगे देखना है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और अम्ल से अभिक्रिया। धातु को अभिक्रिया अब करवाएंगे कहाँ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से के साथ मिलाते हैं, अम्ल में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, अम्ल में। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझे बातों को। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं धातु है ये और हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है,
समझ गए बातों को। धातु, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, इनको मिलाते हैं अम्ल में। किस में मिलाते हैं? अम्ल में। अम्ल में मिलाते हैं तो लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बिल्कुल वही बनाते हैं। धातु का कार्बोनेट मिलाओ या हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाओ, बनेगा तो वही लवण बनेगा, लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसी का निर्माण होगी, है ना बातों को। जैसे क्या बनाती है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। जैसे कि अगला चौथा नंबर देखते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की अम्लों के साथ अभिक्रिया। समझ गए बातों को। क्षारीय प्रकृति के अम्लों के साथ अभिक्रिया देखते हैं। सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। समझ गए बातों को। धातु का ऑक्साइड मतलब समझ गए, NaOH। बताइए, ये धातु है, इसका ऑक्साइड है। समझ गए बातों को। तो कैसा प्रकृति के हैं ये? क्षारीय प्रकृति के। जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3, Al2OH, है ना। ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या है? इसमें बोल सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल सकते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या हो सकता है? तो ये सभी धातु का हाइड्रोक्साइड है। धातु का हाइड्रोक्साइड है तो ये सभी क्या हो जाते हैं? अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए ये अम्ल के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि देखिए, क्षार होते हैं। क्या होते हैं ये तो ऑलरेडी क्षार होते हैं। और क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगी। और धातु के ऑक्साइड क्या है? बताइए। धातु का ऑक्साइड ये भी क्या है? क्षार के रूप में है। बोलिए, किस रूप में है? क्षार के रूप में है। समझ गए? ये भी क्षार है। तो क्षार के साथ मिलेगा तो क्षार धातु का ऑक्साइड, जैसे धातु का ऑक्साइड क्या हो सकता है? यहाँ देखिए, धातु का ऑक्साइड है और H2SO4 अम्ल है, ठीक है। इनके साथ अभिक्रिया करेंगे तो भी यहाँ पर लवण और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। तो धातु का ऑक्साइड और इसमें क्या है? H2SO4 अम्ल है ना। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? FeSO4 का होल 3 H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करेगी, CuClOH2 बनाएगी। इस प्रकार से बनाएगी, ठीक है। आगे देखना है, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। एसिड और क्षार का अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, क्षार का भाग है और क्या है? अम्ल का भाग है। अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल बनाएगी। ये पता है इतना सबको, है ना। इतना मालूम है कि लवण और जल बनाएगी। जल और क्षार आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब जल और क्षार की अभिक्रिया आपसी संबंध को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार, जल नहीं अम्ल और क्षार के आपसी अभिक्रिया को क्या करते हैं? मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनती है। तो इसे हम लवण और जल भी कह सकते थे, ठीक है, कहते हैं। इतना समझ में आया। जैसे कि देखिए, अम्ल और क्षार मिलाएंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनाया? साल्ट बनाया। समझ गए? इस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? पूछ दिया। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में NaOH है, HCl है, NaCl और OH2O। समझ गए बातों को। ये क्या है? क्षार है, अम्ल है, दोनों मिला तो क्या बनाए? लवण और जल का निर्माण किया। तो ये सभी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जैसे लवण के बारे में देखें तो लवण के बारे में पढ़ना, तो लवण अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। समझे बातों को। अम्ल का और क्षार का दोनों का उदासीनी अभिक्रिया होती है, इसका आयनिक उत्पाद क्या हो जाते हैं? लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण होते हैं। ये दोनों के अभिक्रिया के पश्चात होते हैं, क्योंकि ये आयन के रूप में रहते हैं। जरा देखिए, NaCl है तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये आयनिक उत्पाद है। ये दोनों का आयनिक उत्पाद ये है, ठीक है। ऐसा देख करके चलना है। लवण के प्रकार समझते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए तो लवण कितने प्रकार के? तो यहाँ पर पढ़े होंगे, उस समय भी पढ़े थे। अम्लीय लवण, उदासीन लवण और क्षारीय लवण। अम्लीय लवण कहलाते हैं जब प्रबल अम्ल रहते हैं। कैसा रहते हैं? प्रबल अम्ल रहते हैं, दुर्बल क्षार रहते हैं, इसका प्रभाव पड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपसी अभिक्रिया होती है तो उससे उसके फलस्वरूप जो बनता है उसे कहते हैं प्रबल। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रबल लवण। समझ गए बातों को। अम्लीय लवण क्या कहते हैं? अम्लीय लवण, क्योंकि अम्ल की मात्रा, अम्ल प्रबल था और दुर्बल क्षार था। फिर आगे उदासीनी लवण में कहेंगे जब लवण प्रबल
और क्षार भी प्रबल, यानी कि अम्ल प्रबल और क्षार भी प्रबल, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, इसलिए उदासीनी लवण कहते हैं। क्षारीय लवण वे है जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल दोनों मिलते हैं। प्रबल क्षार, क्षारीय लवण यानी कि प्रबल क्षार दोनों मिलते हैं, दोनों प्रबल, ये प्रबल एक दुर्बल मिलते हैं तो अभिक्रिया से क्या बनते हैं? क्षारीय लवण बनते हैं। इतना समझ में आया होगा, समझ गए? ये सब क्या है? क्षारीय लवण है। इसी प्रकार से समझना है। आगे देखना है यहाँ पर धातुओं एवं क्षार की अभिक्रिया, धातु एवं क्षार की अभिक्रिया कैसे होती है इसको समझना है। तो क्षार धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण बनाता है। क्या बनाता है? संगत धातु का लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। समझ गए बातों को? क्षार जो है धातु से अभिक्रिया करते हैं। क्षार समझ रहे हैं? ये जो है क्या, ये क्षार है, NaOH क्या है? क्षार है। और ये एक धातु है, इससे अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? लवण, और क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। समझ गए? इसको हम पहले भी पढ़े। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय यानी कि ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड जिसको कहते हैं अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति के होते हैं और क्षार के साथ अभिक्रिया। समझ गए? अधातु का ऑक्साइड, अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है, वे क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। क्योंकि क्षार तो ऑलरेडी पहले से हुआ और अधातु का ऑक्साइड ये अम्लीय था, ये अम्ल हो गया। अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाएगा बताइए? अम्ल और क्षार मिलकर के, अम्ल यानी कि क्षार और अधातु का ऑक्साइड को कहेंगे अम्ल, कहेंगे क्या कहेंगे? अम्ल। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? लवण और जल ही बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या बनाया? ये वाला क्षार था, ये अम्ल था, ये दोनों मिलकर के लवण बनाया, कार्बोनेट और जल। कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, क्लोराइड के रूप में, ये सभी जो रहता है ये सभी लवण रहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। फिर आगे देखना है तनुकरण क्या है? डाइल्यूशन है ना, क्या है? तो इसको कहा जाता है जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ हाइड्रोनियम आयन या H3O+ OH में प्रति इकाई आयतन में, एक इकाई आयतन में कम हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में जितना आयन की मात्रा घट जाती है उसे तनुकरण कहते हैं। जैसे मिला हुआ था गाढ़ापन, जैसे कि कोई यहाँ पर ले लेंगे सॉल्यूशन बिलियन में ये गाढ़ापन था। समझ गए? गाढ़ापन यानी कि क्या था? सांद्रता। क्या था? ये सांद्रता बिलियन में। अब इसमें और पानी मिला दिए, क्या मिला दिए? पानी मिला दिए। तो पानी मिलाएंगे तो बिलियन पतला होगा, तनुकरण हो जाएगा। तो प्रति इकाई आयतन में कितना घट रहा है, कितना पतला हो रहा है, वही कहलाएगा तनुकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तनुकरण। अम्ल के जलीय विलयन क्या है? अम्ल के जलीय विलयन समझते हैं। जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन देता है। समझे बातों को? अम्ल के द्वारा दिया गया हाइड्रोजन आयन ही पानी में अणु के साथ जुड़कर, पानी जो रहता है पानी में अणु के साथ जुड़ जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन आयन एक व स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाता है। जैसे कि HCl है और इसके बीच में है तो क्या हो जाता है? इसको जब मिलाते हैं ना तो ये टूट जाते हैं, और टूटने के बाद क्या होते हैं? H+H2O बन जाते हैं। ठीक है, इसका H+ और इसके साथ मिल जाते हैं H+। ठीक है, तो एगो H यहाँ हुआ, एगो H, दो गो H यहाँ है तो 3 गो बन जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन H3O बन गया, H3O बन जाता है। बाकी इससे जो निकलता है क्लोरीन निकलता है, और बस इससे जो क्लोरीन निकलता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो इससे कहते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन। अम्ल का जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? तो सीधा यही बताना है। ठीक है, समझ गए बातों को? बिल्कुल। अब देखना है क्षारक का जलीय विलयन क्या होता है। तो क्षारक का जलीय विलयन, जब क्षार को पानी में घोला जाता है तब यह हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड। क्षार को पानी में घोलते हैं तो OH आयन देता है। ठीक है, ऐसा देखिए, पानी में घोलते हैं तो किस रूप में देता है? OH आयन दिया ना, ऐसा देता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसा ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, ये था क्षार का जलीय विलयन। पूछा जाता है, बता देना कि क्षार के जलीय विलयन को लिखें, अम्ल के जलीय विलयन को लिखें, तो ऐसा लिख देना है। pH स्केल क्या है? pH स्केल क्या है? तो pH स्केल पता है, ये मापा जाता है पोटेंसी। क्या मापा जाता है? पावर। पोटेंसी मतलब पावर को मापा जाता है। किसकी पावर को? अम्ल का और क्षार का, कि कितना कठोर अम्ल है, कितना दुर्बल अम्ल है। कठोर अम्ल, दुर्बल अम्ल, कठोर क्षार, दुर्बल क्षार, इसको मापा जाता है। इसको कहा जाता है pH का शब्द का अर्थ होता है, P का अर्थ होता है पोटेंसी, है ना। आप P का अर्थ होता है पावर भी होता है। ठीक है, और H का अर्थ होता है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का पोटेंसी पावर कितना है। हाइड्रोजन का कितना पोटेंसी पावर है?
इसे पीएच शब्द को जर्मन शब्द का एक भाग है, जिसको क्या होता है पोटेंज से आया है ना, पोटेंज से आया है, जिसका अर्थ होता है पावर, पावर पीएच है, जिसका अर्थ क्या होता है पावर। अब पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में सोरेनसन ने प्रस्तुत किया। सबसे पहले कौन दिया था पीएच की अवधारणा को? 1909 में सोरेनसन ने दिया। यह एक प्रकार का क्या है, सार्वत्रिक यूनिवर्सल सूचक है, एक सूचक है, और जो इस सूचक के तहत ये बता देता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। अब कोई भी किसी प्रकार के सूचक को मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि अम्ल का रंग ये कर देगा, क्षार का रंग ये कर देगा, बस वो डालो इंडिकेटर सीधा, वो कितना पर जा कर के रुकेगा तो वो बता देगा अम्ल की क्षार। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि पीएच आ गया, समझ गए बातों को। पीएच टोटल होता है कहाँ से होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। कितना तक होता है? 14 तक। समझ गए बातों को। यदि उस पर डालते हैं, मिलाते हैं, तो यदि इंडिकेटर यहाँ सूचित करता है, यहाँ सूचित करता है, तो बोलेंगे अम्ल है, समझे। 7 जो है न्यूट्रल है, बताता है, क्या बताता है? न्यूट्रल, यानी कि इसको लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवण। तो 7 वाले बताता है लवण बताता है, और 7 से पहले जो बताता है वो अम्ल बताता है। क्या बताता है? अम्ल। और 7 के बाद जो बताता है इसको कहते हैं क्षार, कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षार। तो ये हुआ यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसको मिलाने के बाद जब ये बता देता है तो ये जो जर्मन से हुआ खोज इसका, तो इसको कहा जाता है अम्ल और क्षार। तो किसका कितना अम्लीय मात्रा होती है, किसकी कितनी क्षारीय मात्रा होती है, ये पता लगता है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे बैटरी में जो पाया जाता है, बैटरी में जो पाया जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। और एस्टोमिक एसिड, यानी कि इसको बोला जाता है अमाशय में पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है? HCl। तो HCl की पीएच वैल्यू कितना होती है? पीएच मान 1 होती है। बैटरी में जो पाया जाता है इसका पीएच मान 0। लेमन, नींबू का पीएच मान 2। सोडा का पीएच मान, सोडा समझते हो, जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक के रूप में, एसिड के रूप में रहता है, उसका कितना रहता है? इसको क्या रहता है? 3 रहता है। टमाटर का पीएच मान, क्योंकि टोमेटो में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, याद है ना, इसीलिए तो ये 4 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। मिल्क, दूध का पीएच मान 6 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है पानी। फिर ब्लड का पीएच मान 8 होता है। ब्लड क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान 8 होता है। फिर क्या? अंडा का पीएच मान 9। फिर क्या? स्टोमक टेबलेट समझते हो, जो हम एसिडिटी वाला खाते हैं, एसिडिटी हो गया तो टेबलेट खाते हैं, इनो पीते हैं, तो वो सब क्षारीय होता है, तो उसका कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है पीएच मान। ठीक है। तो अमोनियम सॉल्यूशन किसका, इसका होता है पीएच मान 11। सोप मतलब साबुन का पीएच मान कितना होता है? तो 12। ब्लेंच, इसका पीएच मान 13। और फिर क्या है? ड्रेन क्लीनर समझते हो, क्लीन करने वाला जो रखते हैं, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 14। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। समझ गए बातों को। इधर बोला जाता है क्षारीय, इधर बोला जाता है अम्लीय। जिसका पीएच मान 6 है तो अम्लीय, इसका पीएच मान 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है तो वो क्षारीय। ठीक है। इधर कहा जाता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। इधर स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका 1 पीएच मान है, तो ये सबसे मजबूत एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल एसिड है। और 2 दुर्बल एसिड है, 4 दुर्बल एसिड है, 4 से ज़्यादा ये प्रबल, इससे ज़्यादा ये प्रबल, इससे ज़्यादा ये प्रबल। समझे, एसिड की प्रबलता में इधर ज़्यादा होगी, समझे बातों को, और क्षार की प्रबलता में इधर ज़्यादा होगी। जिसका 14 पीएच मान है वो सबसे प्रबल क्षार है, और एसिड में तो ये है, ये नहीं है। 14 पीएच मान है तो प्रबल क्षार है। समझ गए बातों को, ऐसा माना जाता है। तो आप देखें पीएच स्केल पर 0 मान सबसे शक्तिशाली अम्ल सूचित करता है। सबसे शक्तिशाली अम्ल सबसे प्रबल अम्ल के रूप में जाना जाता है। अब पीएच स्केल 7 पर उदासीन घोल सूचित करता है। उदासीन जो पानी है, क्या है? पानी है, सूचित करता है। फिर पीएच स्केल 14 का मान सबसे शक्तिशाली क्षार सूचित करता है। शक्तिशाली क्षार यानी कि प्रबल क्षार सूचित करता है। समझ गए बातों को। और पीएच स्केल 7 से 0 के बीच घटने के साथ, 7 से जब 0 घटते जाते हैं तो अम्ल की शक्ति बढ़ती है। क्या होती है? अम्ल की शक्ति बढ़ती है, यानी कि प्रबल अम्ल बढ़ते जाते हैं। समझ गए। उसी प्रकार पीएच स्केल 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो पीएच स्केल 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो प्रबल क्षार की मात्रा बढ़ती है, प्रबल क्षार बढ़ते जाती है। इसी प्रकार से
समझ गए बातों को। अब आगे देखना है किसका किसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर बताना है कुछ द्रव है जिसका पीएच मान होता है, जैसे कि देखना है पीएच मान। जठर रस जो हमारे अमाशय में पाया जाता है उसका पीएच मान 1.2, नींबू का रस 2.2, आंसू का 7.4, मानव रक्त का 7.4 है ना। फिर सिरका का 3 होता है, शराब का 2.8, मानव मूत्र का 4.8, दूध का 6.5, शुद्ध जल का 7 होता है, न्यूट्रल होते हैं ये। अम्ल वर्षा जानते हैं ना, जो वर्षा होता है, अब वर्षा होने के बाद वर्षा के साथ में SO2 और NO2 दोनों निकलने लगते हैं, गिरने लगते हैं वर्षा के साथ में, जो हमारे शरीर पर पड़ करके काफ़ी हानिकारक पैदा करते हैं, समझे। तो इसका पीएच मान अम्ल वर्षा का कितना होता है 5.6, चूना पानी 12 होते हैं, टूथपेस्ट का 9 होते हैं क्योंकि ये सब क्षारीय होते हैं। समझ गए बातों को। टूथपेस्ट का कड़वा होते हैं तो ये क्षारीय होते हैं, चूना पानी 12 होते हैं, समझे, ये भी क्षारीय होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये पूछा जाता है, ठीक है, कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, जठर रस के पीएच का मान कितना होता है। तो ये याद करना पड़ेगा, इसको क्या करना है, याद करना है, ठीक है बातों को। जैसे देख सकते हैं ऊपर एसिडिक होगा तो नीचे क्या होगा, बेसिक होगा, समझ गए। इसी प्रकार से जैसे दैनिक जीवन में हमारे पीएच मानों का महत्व क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में कैसे महत्व दिखाते हैं पीएच मान का, समझे बातों को। जैसे रक्त और हमारा शरीर, समझे, ब्लड और हमारा शरीर, पहले बारी बारी सबके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हमारा शरीर 7.7 से 7.8 का पीएच पारस के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का पूरे बॉडी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से 7.8 के बीच में होता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच पारस रेंज में ही जीवित रह पाता है। जीवित प्राणी इसी के बीच में ही जीवित रह पाता है, इससे ज़्यादा जाता है तो नहीं जीवित रहता, इससे पहले जाता है तो जीवित नहीं रहता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा की हानियाँ क्या है, इससे क्या हानि होता है। वर्षा जब होती है तो वर्षा के साथ रेन के साथ साथ क्या गिरने लगती है, NO2 और SO2 ये दोनों गिरने लगती है, जिस कारण से पृथ्वी पर मिट्टी का पीएच मान घट जाता है। और मिट्टी का पीएच मान घटने के कारण बीज जो है, जो अंकुरित हो रहे थे, बीज अंकुरन नहीं होता है, उसका अंकुरन नष्ट हो जाता है, समझ गए बातों को, जिस कारण से फसल का उत्पादन रुक जाता है। पहला ये हुआ। दूसरा नंबर, जब कहीं समुद्र रहेगा, पानी रहेंगे, पानी में मछलियाँ रहेंगे, जलीय जीव रहेंगे, तो पानी में जब वर्षा होगी तो वहाँ अम्लीय की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि अम्ल वाला वर्षा हो रही है। अम्लीय की मात्रा बढ़ने के कारण वहाँ के जीव जंतुओं को नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु मरने लगेंगे, समझे, तो जीव जंतुओं को क्षति होगी। और तीसरा कारण, जब हम वर्षा में स्नान करेंगे तो हमारे शरीर में भी कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होगी, समझ गए। ऐसा कई कारण देखने को मिल सकता है, जैसे कि वर्षा के कारण देखेंगे, वर्षा जल पीएच मान जबकि 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जैसे कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी के प्रवाहित होती है तो नदी में जल के पीएच मान कम हो जाता है, नदी में जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसा नदी से जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन होती है और वो नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे मरने लगते हैं, समझ गए बातों को यहाँ पर, ठीक है। जलीय जीव और भी होते हैं। मिट्टी के द्वारा क्या अम्लीयता होती है, मिट्टी की अम्लीयता में यही बताए थे कि मिट्टी में अंकुरन क्षमता नहीं हो पाती, फसल को उत्पादन में दिक्कत होती है। कई बार किसी कारण से अथवा से अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी में पीएच की कमी हो जाती है ना, जिस कारण से भूमि की अच्छी उपज नहीं हो पाती है, फसल का उत्पादन रुक जाता है, क्योंकि बीज जो अंकुरित हो रहा था, बीज जल करके नष्ट हो जाते हैं अम्ल के कारण, ठीक है। क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधे को विशिष्ट पीएच पारस होना जरूरी है, जितना पीएच मान होना चाहिए उतना चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। और वर्षा होती है अम्ल वर्षा, जिस कारण से बीज की क्षति होने लगती है। पारस की लवणता के कारण क्या आवश्यकता होती है, मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाते हैं, मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाते हैं और पौधा को नुकसान पहुंचता है, जिस कारण से फसल अच्छी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसे कि पीएच मान मापा जाता है, किसी एक मशीन है, इक्विपमेंट है ना, साइल मशीन है, इस प्रकार से पीएच मान मापा जाता है मिट्टी का, कि मिट्टी का कितना पीएच मान है, तो उस कारण से पीएच मान माप करके वहाँ पर पौधा लगाया जाता है। और कहीं पौधा को नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो यदि पीएच मान घट जाता है तो उसमें कुछ रसायन पदार्थ छिड़काव किया जाता है, रसायन पदार्थ का छिड़काव करते हैं, तब जाकर के पीएच मान बैलेंस होता है, और बैलेंस होता है तो जिस कारण से मिट्टी में उर्वरक शक्ति बढ़ती है और पौधा उगती है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया होती है। अम्लीय, फिर क्या, अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन, जब अम्लीय माध्यम होता है तो अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है।
क्योंकि इसमें एसिड रहती है, HCl रहती है, ठीक है। HCl की मात्रा यदि हमारे अमाशय में रहती है, तब हम भोजन जो ग्रहण करते हैं, भोजन में मौजूद कीटाणु रहता है उसको भक्षण करता है, मारता है यहाँ पर, ठीक है। तो पीएच का महत्व क्या है, हमारे शरीर में आमतौर पर से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहते हैं, HCl जो रहते हैं वहाँ उत्पन्न होते हैं, या एक विशिष्ट पीएच पर उदर पेट में बिना हानि पहुँचाए हुए भोजन का पाचन करने में सहायता करता है। असमानता हमारा उदर का पीएच मान पारस लगभग 1.5 से 3.5 के बीच में कार्य करता है। इसका पीएच मान 1.5 के बीच से कितना 3.5 के बीच में कार्य करता है। समझ गए बातों को, ऐसा होती है, इतना ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि दंत क्षय होने लगता है, दांत टूट करके गिरने लगते हैं, दांत नष्ट होने लगते हैं। ऐसा पीएच मानों से होती है। जब हमारे मुख का पीएच मान बढ़ जाती है, पीएच मान बढ़ जाती है यानी कि अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय होने के कारण क्या हो जाते हैं, दांत के ऊपरी परत जिसको कहा जाता है, जिसको ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, ऊपरी परत को कहा जाता है, हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं, इनामेल। इनामेल क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, नष्ट। और दांत के जो भीतरी परत होते हैं, भीतरी परत जो यहाँ जूम करके दिखाया गया, ऐसा दिखते हैं। और इनामेल नष्ट हो जाते हैं तो भीतरी परत, ऊपरी परत ये था, दांत की ऊपरी परत था, तो भीतरी परत में जो जिसको कहते हैं डेंटाइन, क्या कहते हैं, डेंटाइन। और डेंटाइन भी नष्ट होने लगता है, सड़ने लगता है। क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, जिस कारण से दांत खराब होने लगते हैं, है ना, दांत टूट करके गिरने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया हो जाती है। समझ गए बातों को। ये इनामेल की परत है, ऊपरी परत, और नीचे क्या है, डेंटाइन की परत है। क्या है ये, डेंटाइन की परत है, जो हल्के पीले रंग की होती है, ठीक है, देखना है। सामान्यतः मुंह का पीएच मान 5.5 रहता है। यदि इसका मान 5.5 से कम जाता है तो दांत क्षय होना प्रारंभ होता है, दांत टूटना प्रारंभ हो जाता है और टूटने लगता है। और उसके बाद दांतों में इनामेल नष्ट हो जाते हैं, है ना। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। ये दांतों को क्या करते हैं, बाहर से बचाव रखते हैं। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगते हैं, मतलब नष्ट होने लगते हैं। ये इनामेल नष्ट होते धीरे धीरे दांत भी खराब होने लगते हैं। तो ऐसे मुंह का पीएच मान ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, पदार्थ है, इसका हम यूज करते हैं। तो हम कहाँ यूज करते हैं, तो इसके बारे में देखना है कि इसका उपयोग धातुओं को ग्रीस हटाने के लिए करते हैं। समझे बातों को। धातुओं से ग्रीस, धातु पर जो ग्रीस लगा रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं तो ग्रीस अपने आप हट जाती है। साबुन और अपमार्जक बनाने में करते हैं, साबुन भी बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, अपमार्जक बनाने में भी करते हैं। इसका कैसे साबुन बनती है, कैसे अपमार्जक बनती है, ये हम कार्बन और इसके यौगिक यानी कि 2 क्लास बाद हम समझाएंगे, ठीक है। यानी कि कौन सा चौथा चैप्टर है ये, है ना, केमिस्ट्री का, इसमें बताएंगे। इसका उपयोग कागज बनाने में भी करते हैं, कागज बनाते हैं तो उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए भी किया जाता है, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन गैस का यूज कहाँ करते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए करते हैं, समझे। विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं, समझे। विरंजक चूर्ण का कहा जाता है CaOCl2, समझे बातों को। ये हो गया विरंजक चूर्ण के रूप में। तो ऐसा इस प्रकार से हम ऐसा उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पीवीसी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC, है ना, ये सब बनाने में कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है इसका विरंजक क्लोरीन गैस का उपयोग। और इसका उपयोग रोगाणुओं में निर्माण में भी किया जाता है, रोगनाशक बनाने में भी किया जाता है, रोग को हटाने के लिए ऐसा किया जाता है क्लोरीन का उपयोग। तो ऐसा ये दोनों का उपयोग को ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि क्लोरीन के उपयोगों को लिखें, सोडियम के उपयोगों को लिखें, ठीक है। फिर आ जाता है हाइड्रोजन गैस का उपयोग, हाइड्रोजन गैस के उपयोगों को लिखें। कहाँ यूज करते हैं, तो इसका उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है, यानी कि जलाने के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, मर्जरीन बनाने के लिए किया जाता है ना, ऐसा कुछ है, रासायनिक पदार्थ है, बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खाद के लिए किया जाता है, खाद के लिए, अमोनियम बनाने के लिए किया जाता है, अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा हो गया क्लोरीन का उपयोग। फिर हो जाता है हाइड्रोक्साइड अम्ल का उत्पादन, यानी कि OH
का उत्पादन कैसे करते हैं हम, इसका उत्पादन कैसे करते हैं, समझ गए बातों को। तो ऐसा इसको उत्पादन कैसे करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन है, यानी कि इसको हम कहाँ से बनाते हैं, HCl हम कैसे बनाते हैं, लैब में बनाते हैं। तो हम लैब में कैसे बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन क्लोरोक्षार और क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो HCl का निर्माण होता है, ठीक है। करते हैं ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्पाद देते हैं, जिनका उपयोग हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में उत्पादन में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है रासायनिक समीकरण के रूप में, ऐसा देख सकते हैं। उपयोग में कहाँ कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, दवाई के निर्माण में, दवाई बनाते हैं, समझे, जो ज़्यादा एसिडिक बनाना है दवाई तो यही डालते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में करते हैं, सुंदरता के लिए, मेकअप वगैरह बनाने में इस समय भी यूज करते हैं इसको, समझे। अमोनियम क्लोराइड के रूप में भी इसका यूज करते हैं। इस्पात के सफाई के लिए क्या करते हैं, इस्पात जानते हैं, इस्पात यानी कि बड़े बड़े कोई लोहे वगैरह ये सब है, धातुएं हैं, इन सब के सफाई के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, समझ गए बातों को। फिर आगे देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का उत्पादन CaOCl2 का हम यूज कहाँ करते हैं, उत्पादन कहाँ होता है। तो हम बता दें विरंजक चूर्ण का उत्पादन कैसे होता है, तो क्लोरोक्षार प्रक्रिया से, इसका भी क्लोरोक्षार प्रक्रिया से ही विरंजक चूर्ण क्लोरीन का सूखे हुए बूझा चूना के साथ क्रिया करते हैं, विरंजक चूर्ण अपने आप प्राप्त होते हैं। जिसमें देखिए क्या है, ये विरंजक चूर्ण CaOH का होल ट्वाइस, ये क्लोरोक्षार प्रक्रिया है। अब इसको क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो क्लोरोक्षार प्रक्रिया करती है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होते हैं, CaOCl2 का निर्माण होती है, ठीक है, और H2O है ना। यूज कहाँ करते हैं इसका, वस्त्र उद्योग में सूती एवं क्या है लिनिन के विरंजक के लिए किया जाता है, कागज़ की फैक्ट्री में करते हैं, लकड़ी के गुद्दे बनाए जाते हैं, और लॉन्ड्री में करते हैं, साफ़ सफाई में, कपड़ा में साफ़ सफाई में, जहाँ पर कपड़ा साफ़ सफाई होता है लॉन्ड्री में, ये सब जगह करते हैं, है ना, विरंजन का उपयोग किया जाता है। फिर कई रासायनिक उद्योगों में एक उपापाचक के रूप में करते हैं, है ना, कई रासायनिक केमिकल उद्योग में, फैक्ट्री में ऐसा ही उपयोग करते हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं को से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं, समझे बातों को, जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए ऐसा उपयोग करते हैं। फिर आगे बोला गया बेकिंग सोडा का उत्पादन, NaHCO3 का उत्पादन हम कैसे करते हैं, तो ये पूछा जाता है ये सब सवाल, ठीक है। ये सबको ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इस यौगिकों को रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। इसका निर्माण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारने पर होता है। इसका समीकरण देखिए, सोडियम कार्बोनेट लिए जल में मिला दिए जलीय विलयन में, मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उस पर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारेंगे तो क्या प्राप्त होगी हमें, है ना, हमें क्या प्राप्त होगी, बेकिंग सोडा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, भोजन को फुलाना हो, स्वादिष्ट बनाना हो तो सोडा का उपयोग हम आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खास्ता, पकौड़े ये सभी बनाने के लिए करते हैं, समझे बातों को, है ना। जो डाला जाता है खाने वाला सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अग्निरोधी यानी कि जब आग का झोंका आता है तो उसको रोकने के लिए भी सोडा का यूज करते हैं। इस सोडा से आग रुक जाती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, समझ गए बातों को, बिल्कुल, है ना। तो अग्निरोधी उपकरण बनाने के लिए सोडा का अम्ल का अग्निशामक के रूप में भी यूज करते हैं। यह एक दुर्बल क्षार भी है जिसका उपयोग हम पेट की अम्लता को स्थिर करने में क्या करते हैं, जब पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, HCl की मात्रा बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा बढ़ जाती है पेट में, तो उसको कम करने के लिए हम इस बेकिंग पाउडर को ही खाते हैं, जिस कारण से इसको घट जाता है, एसिडिटी घट जाती है जब किसी को एसिडिटी हो जाती है। यह एंटासिड का संघटक है ना, एंटासिड मतलब एसिड का संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, सोडा अम्ल जो रहता है उसका अग्निशामक में भी करते हैं। इसका यूज बेकिंग पाउडर के बनाने में भी करते हैं, बेकिंग पाउडर के बनाने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा ध्यान देना है। फिर आगे देखना है धोने वाला सोडा, वो खाने वाला था, ये धोने वाला है। धोने वाला में ही अंतर है, Na2CO3 और 10H2O आ जाता है, क्या आता है, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट
जिसमें क्रिस्टलीकरण पानी के 10 अणु रहते हैं। कितने अणु? 10 अणु रहते हैं जल का, ठीक है, होते हैं। इसका उपयोग गिलास, साबुन, डिटर्जेंट, पेपर इत्यादि में निर्माण में करते हैं। बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि निम्नलिखित में 3 चरणों में इसका वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। प्रथम चरण देखेंगे, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। सोडियम क्लोराइड और NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये सभी मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको बेकिंग सोडा के रूप में जान सकते हैं। फिर ऐसा करने के बाद दूसरा चरण देखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, फिर जल प्राप्त होते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। फिर तीसरा चरण देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम एस में पानी को मिलाया जाता है ताकि क्रिस्टलीकरण पानी के 10 अणु ताकि मिलाएंगे पानी तो 10 अणु युक्त वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल प्राप्त हो सके, तब जाकर के ये प्राप्त होती हैं 10 अणु के साथ, ठीक है, मिलाते हैं तब जाकर के Na2CO3 और 10H2O बनते हैं। यूज कहाँ करते हैं? इसका उपयोग कांच, साबुन, ग्लास उद्योगों में करते हैं, समझे बातों को। फिर कहाँ करते हैं? इसका उपयोग बोरेक्स के रूप में भी करते हैं। बोरेक्स कोई एक केमिकल सिस्टम होगा, है ना। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई करने के लिए करते हैं, कपड़े का साफ़ सफाई करने के लिए। जल की अस्थायी कठोरता, जल जब कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जब उसमें फेन झाग नहीं आ रहा है तब हम इसको सरफ को डालते हैं, है ना, सोडा को डालते हैं ताकि वो जल पतला हो जाए, कठोरता घट जाए और जल पूरा एकदम से क्या हो जाए? पतला हो जाए, जिस कारण से कपड़ा साफ हो जाए, है ना। इस प्रकार से यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, इसको हम POP कहते हैं, है ना। इसका यूज कहाँ करते हैं? जिप्सम को जब 373 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि अर्धहाइड्रेट POP बनाता है, ठीक है। सफ़ेद चूर्ण के साथ जल को मिलाने के बाद जिप्सम तैयार होता है, ठीक है। पहले देखेंगे क्या रहता है जिप्सम, ये है क्या है? CaSO4 2H2O है। आप 373 डिग्री सेल्सियस दे करके गर्म करेंगे तो ये CaSO4 बनाएगा, लेकिन आधा बना देगा, 2 नहीं 1/4 भाग कर देगा, ठीक है, आधा बना देगा। तो इसको करने के बाद फिर क्या? हाफ H2O निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, 1/1/2 बाहर निकल जाती है, बाकी हाफ H2O बचती है, तो यही कहलाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम डॉक्टरी टूटी हुई हड्डियों की जगत में ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, अस्थिर रखने के लिए करते हैं, है ना। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए इसको ऐसे अस्थिर करके रखते हैं, तो इस रूप में ऐसा प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए, सजावटी सामान बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग हम सतह को चिकना करने के लिए भी करते हैं, सतह को चिकना करने के लिए भी ऐसा हम यूज करते हैं। तो ये सबको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला, जो हम पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि कुछ हम अगली क्लास में फार्मूला लेकर आएंगे जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। फार्मूला को याद रखना, जैसे कि व्यापारिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है। पहले समझते हैं चाक को क्या बोलते हैं? चाक को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चौक जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, बोर्ड पर, जिसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। फिर है सुहागा जिसको बोरेक्स के नाम से जानते हैं, है ना, Na2B4O7 और 10H2O, सुहागा जिसको हम सिंदूर के नाम से जानते हैं, सिंदूर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिटकरी को कहा जाता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस, और फिर क्या है 24H2O। फिर जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। फिर क्या हो जाएगा? नीलाथोथा कॉपर सल्फेट CuSO4। इस प्रकार से यह ध्यान में रखना है। हरा कशिश फेरिक सल्फेट, फिर क्या है फेरिक सल्फेट इसको कहेंगे Fe2SO4 का होल थ्राइस। सूखा बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऐसा ध्यान में रखना है। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सबको ध्यान में रखना है फार्मूला को, ठीक है, जो बहुत प्रकार के बहुत ज़्यादा फार्मूला यहाँ पर है। फिर एक स्पिरिट है, क्या स्पिरिट है? मिथाइल अल्कोहल बोला जाता है, CH3OH बोला जाता है। अल्कोहल है, इसको कहा जाता है एथाइल अल्कोहल C2H5OH। खाने का सोडा यानी कि बोला जाता है इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NaHCO3। धोने का सोडा
फिर सोडियम कार्बोनेट और Na2CO3 10H2O। फिर सोरा बोला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। फिर बोला जाता है बुझा हुआ चूना और का क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। फिर है लाफिंग गैस जिसको कहते हैं हंसाने वाली गैस, है ना, जिसको छोड़ने के बाद लोग हंस के पागल हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड Na2O इसको बोला जाता है, ठीक है। लाल दवा बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आ जाता है कुछ चूना कैल्शियम ऑक्साइड जिसको CaO कहते हैं। फिर सिंदूर के नाम से जानते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS कहते हैं। फिर क्या है सिरका जिसको एसिटिक अम्ल के तनु घोल और CH3COOH ये सभी। तो ये सभी हो गया कुछ केमिकल नेम हो गया, है ना, जो ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो पूरा अम्ल क्षार और लवण के बारे में विस्तार से हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। समझ गए बातों को। आप लोग इस वीडियो में बने हुए होंगे, है ना, लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और शेयर नहीं किए तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी और भी वीडियो डालें तो उसको भी आप पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उतना आप भी हमारे लिए बस एक ही मेहनत कीजिए कि थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए और क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। देखिए हम आपके पूरी तरह से साथ निभाते हुए चलेंगे, पूरे 1 साल तक साथ निभाएंगे, ताकि पूरी तरह से एकदम से सिलेबस को कैसे कंठस्थ कर देना है। इसको ख़त्म करते ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक क्लास में पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाती है। समझ गए बातों को। आप लोग उसको पढ़ते जाइए, बस आप रिवीजन करते जाइए, रिवीजन ही सबसे बड़ा हथियार आपका है। समझ गए बातों को। यदि युद्ध में उतरना है तो आपको लड़ने तो आपको तो हथियार मिल गया, लेकिन हथियार चलाने आनी पड़ेगी, तब आप युद्ध में उतरिएगा। जब हथियार चलाने ही नहीं जानिएगा तो युद्ध में उतरने से क्या फ़ायदा होगा। हथियार केवल लेने से थोड़ी ना होगा, हथियार चलाना सीखिए, रिवीजन कीजिए, तब युद्ध में उतरिए। उसके बाद देखिए कैसे आपकी जीत होती है, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।